अनिला सिंह जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। अनिला जी, नए जोश नए उमंग के साथ आने वाले चुनावों की तैयारी बिगुल फूंक गया। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 काम करते रहते हैं, पर हाँ 2024 ज्यादा समय नहीं रह गया है, बड़ा चुनाव है और एक एक कार्यकर्ता जो बूथ लेवल तक का हमारा कार्यकर्ता है उसको एनर्जाइज करते हैं, हमारे बड़े नेता करते हैं। और सबसे बड़े चेहरा हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। आज जिस प्रकार से उन्होंने भाषण में हर चीज को कवर कर लिया वो अपने आप में अद्भुत है, जोश बढ़ा देती है। और आप देख लीजिए, अगर हम यूसीसी की बात करते हैं तो यूसीसी से किसी हिंदू को तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना, जो हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। इससे जो फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा, वो हमारी जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं, सबसे ज्यादा फायदा उनको होने वाला है। हाँ। तो मुझे लगता है कि जब बराबरी की बात होती है, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करती है, हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं। यूसीसी आते ही जो है एक एक नागरिक, वो किसी भी धर्म और जाति से आता होगा, सब बराबर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये देश हित, राष्ट्र हित जो है उसमें भी है कि यूसीसी बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, अच्छा कपिल श्रीवास्तव जी, जिन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी या फिर बाकी के जो दल हैं वो बोलने से कतराते हैं, उनको वोट बैंक की चिंता होती है, यार इस पर कुछ बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वोट बैंक छिटक जाए, उस पर खुलकर पीएम मोदी बात करते हैं। यूसीसी पर खुलकर बात करी, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर कई बार उन्होंने खुलकर बात करी, आज भी करी। तो क्या यही एक अंतर है जो भारी पड़ जाता है? आपकी राय क्या है? बात करने से क्या होगा भाई? अगर बात करने से काम हो रहा होता तो समझ में आता कि भाई चलिए आपने बात कर ली। इतने साल से आप काम कर रहे हैं, 9 वर्ष हो गया ना, ये चिंतन अचानक कहां से आ गया? और वो सुप्रीम कोर्ट ने किस रूलिंग के तहत कहा, ये भी हमको बता दें। और दूसरी चीज, हमारी बहन को शायद कानून नहीं मालूम। एक आपको इल्तिजा है, पहले कानून समझ लें। जो इस्लामिक कानून में जो शरिया कानून लागू है उसमें बहनों को इंसिस्टल प्रॉपर्टी में बराबर का हक प्राप्त है, जबकि हिंदू बहनों को आवासीय छोड़ करके एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं प्राप्त है। दूसरी चीज आपको कहते हैं आता हूं कि क्या हिंदू के अंदर मिताक्षरा शाखा और दया भाग नहीं है क्या? केरल में मामा भांजी की तो शादी सर्वोत्तम मानी जाती है, और यहां तो 7 पीढ़ी माता की पिता की तरफ से और 3 पीढ़ी पिता की तरफ से नहीं मानी जाती। और कौन से आप सीसीसी की बात कर रही हैं? एक लागू तो है ना आपका गोवा में, वहां पे हिंदुओं को 2 शादी करने की इजाजत है, आपके यहां भी होगी। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि चिंतन करिए पहले। और कौन भड़का रहा है? अरे भाई, आप 3 तलाक पे बात कर रहे हैं और आपको ही पता ही नहीं कि 3 तलाक तो भारत में भी लागू नहीं था। 3 तलाक की जो गलत प्रैक्टिस थी उसको रोकने के लिए इन्होंने कानून बनाया। त्रिचंद्रमास पे 1 तलाक पूरा होता है। अच्छा, ये आज भी लागू है। और किसको आप बना रहे हैं? मैं तो एडवोकेट हूं, बैठा हुआ हूं, आपको बकायदा सारे सेक्शंस खोल के बता दूं। इसीलिए इस मुद्दे पर आपसे मैंने बात करी, क्योंकि आप कानूनी जानकारी भी रखते हैं, आप वकालत की बात भी करते हैं। अनिला जी देखिए, यूसीसी के पॉइंट यहां पर गिना रहे हैं, बोलते हैं हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो कोई बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है उसे समझना चाहिए। जवाब दीजिए। जी, पहली बात तो ये है, अभी आपने देख लिया कि जो दकियानूसी मुसलमान हैं, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं कि हमको देश में एक समान नहीं होना चाहिए, हमको अपना कानून चलाना है, ऐसे कानून के ज्ञाता यहाँ पर कपिल जी बैठे हुए हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। यही राजनीतिक दल है जिन्होंने मुसलमानों को केवल और केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और फिर फेंक दिया है। इससे ज्यादा इनकी सोच है ही नहीं। जिस प्रकार से मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी साहब, तलाक के छोड़ देने वालों के लिए कानून प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते, बिना तलाक के छोड़ देने वालों के लिए कानून बनाएगा। हिमांशु जी, आप तो बहुत अच्छे से संभालते हैं चीजों को, इनको चुप कराइए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनकी प्रवक्ता बैठी, हमें पता है सुप्रीम कोर्ट क्या बताइए,
होकर मैंने बैठिए और आपको सुनिए। ज्ञाता बोला, मैंने आपको जानकार बोला, मैंने ये भी बोला कि आप चुप अदालत होकर की बहुत बैठिए और अच्छी सुनिए। जानकारी कानून रखते के अपने हैं। आपको ज्ञाता। ये लेकिन भ्रम है, देखिए ये आप डांट अदालत रही की है। जानकारी नहीं, अच्छी मैं इनको रखते हैं। कानून पर ही घेरती हूँ। एक मिनट, अदालत की जानकारी अच्छी इनका रखते ऑडियो हैं। डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। प्रधानमंत्री को झूठा बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के आपके चैनल पे। आप अदालत की जानकारी रखते हैं, लेकिन दूसरे की बात काटने का अधिकार आपको नहीं दूंगा। थोड़ा सा रुक जाइए, पॉइंट आएगा, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन अभी अनिला जी को बोलने दीजिए। कपिल जी, हाँ, झूठा कैसे बोल रहे हैं? इनका ऑडियो डाउन करिए। नकली वकालत करने वाले व्यक्ति सुनो, आपने अभी अभी कानून के ज्ञाता नहीं, कानून के ज्ञाता बोल रहे हो ना, तो इसमें संविधान कह रहे, संविधान की बहुत जानकारी है। संविधान अरे चुप होकर बैठिए और सुनिए। बोलिए बोलिए। बड़ इसके अलावा समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं आता, आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है किसी कपिल जी, सुन लीजिए थोड़ा। हाँ, संविधान में जिक्र है राज की नीति के निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद, अरे सुन लो, कुछ ज्ञान नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो है ना बड़ करने बैठ जाते हैं, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, आप जैसे बकवास करते हैं यहाँ पे। नहीं, जाके आप पढ़ो अनुच्छेद 44 पढ़ो, जिसमें कि लिखा हुआ है कि देश को भारत, नहीं सुन लो, देश को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और जिसका जिक्र जो है अनुच्छेद 44 में है। अकल क्या घर में रखकर आते हैं समाजवादी पार्टी? कपिल जी, आपने कानून पढ़ा है, आप वकालत करते आ रहे हैं, तब आप इतना पॉइंट बोल रहे हैं। सामने वाला अगर पढ़ के बोल रहा है तो उसको भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि हर किसी को बात रखने का अधिकार है, और मैं बीच में किसी को टोक। अनिला जी, कपिल श्रीवास्तव जी को भी आपने सुन लिया। अब कांग्रेस के ये विधायक हैं आरिफ मसूद, और ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कानून के साथ। तो ओवरऑल जो घेराव हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि हम तो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को मानते हैं। बिल्कुल साहब, आप बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को मानिए और जाकर जो अनुच्छेद 44 है उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसी को लागू करने के लिए इस राष्ट्र की सरकार जो है वो पहल कर रही है। कुछ जी खत्म हो गया क्या? नहीं, सुन रहे हैं आपको, बोलिए जी। अनिला जी सुन रहे हैं आपको? जी। और दूसरी बात यहां पर यह है कि कह रहे, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी। दूसरी बात यहां पर यह है कि भाई अगर यहां पर कपिल जी कह रहे थे ना कि हिंदुओं में, इस्लाम में तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट दिया हुआ है, और अगर यूसीसी आ जाएगा तो क्या नया कर देंगे, और हिंदुओं में नहीं है। शायद 2005 से पहले ही इन्होंने अपना लॉ पढ़ा होगा, इनको पता होना चाहिए। मैं इनको ज्ञान देती हूँ कि 2005 के बाद कानून ऐसा आ गया कि एंसेस्ट्रल लैंड में भी महिलाओं का, बेटियों का, महिलाओं को बेटियों का हक है। तो इनको ये पता नहीं किस प्रकार का कानून पढ़ा है। शायद 2005 से पहले कानून पढ़ा होगा, इसलिए इनको जानकारी नहीं है। 2005 के बाद HUF में भी और एंसेस्ट्रल लैंड में भी भारतीय महिलाओं, बच्चियों, बेटियों का जो है वो अधिकार होता है। गलत मत बोला करें। कपिल जी, देखिए आप कानून के जानकार हैं, आपने तो किताबों को घोट के पढ़ लिया है। मैं बस ये आपसे जानना चाह रहा था कि दुनिया भर में ऐसा कौन सा देश है जहां पर जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून है, जहां पर यूनिफॉर्म से बिल्कुल लागू नहीं है? इस तरह से मैं थोड़ा आपसे जानना चाह रहा था अपनी नॉलेज के लिए। भारत के लोग हैं, भारत जो है एक सेकुलर राष्ट्र है। हाँ। आप इसकी तुलना देखिए, पागलपन की बात कीजिएगा तो पागल आप होंगी, क्योंकि आपको जब जानकारी नहीं तो उस पर कहना नहीं चाहिए। प्लीज नहीं, इन्होंने किया है, नहीं, कोई नहीं कीजिए, कोई नहीं इस तरह की बातें नहीं करेगा कोई। हाँ, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बहन जबरदस्ती सक्सेशन एक्ट में पढ़ा देता हूँ। कान बज रहे हैं। मुझे आप यूसीसी पे बताइए ना, सुनिए ना, मुझे आप यूसीसी पे बताइए। देखिए आपने किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन मैं तो रिसर्च लेकर आता हूँ, वो बता रहा हूँ कि बोल रहा था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। भारत में आपत्ति किस बात पर है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। इंसान है आप,
हमें ये बताइए, ये सब इस्लामिक देश हैं कि सेकुलर राष्ट्र? ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपत्ति किस बात से भारत में? एक मिनट मैं बता रहा हूं, उसका कारण बता रहा हूं, बहुत संक्षेप में जान लीजिए। अरे संक्षेप में कारण जान लीजिए। नहीं, इस अज्ञानी व्यक्ति से पूछो पाकिस्तान में क्या है, बांग्लादेश में क्या, अगल बगल के देशों के बारे में क्यों रखा गया? क्या पाकिस्तान में इस्लामिक है तो इनको भी इस्लामिक कर लीजिए, इस व्यक्ति की आवाज हिंदुस्तान को भी इस्लामिक कर लीजिए, हिंदू राष्ट्र करा ना तो संविधान की कोई जानकारी है, ना कानून की कोई जानकारी है, और आज जो है मोदी जी के विषय में ये बात कर रहे हैं। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया। एक मिनट, यूसीसी पर एक चीज बोलने नहीं दूंगी, अनिला जी मेरे को तो बोलने दीजिए, मेरे बीच में बोल रहा था, मेरे को तो बोलने दीजिए। मैंने यही पागल। अच्छा एक मिनट, एक बात बार बार यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट की बात यहां पर की गई है। शाह बानो प्रकरण 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, सरला मुदगल केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, जॉन भलवत्तम केस 2003 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, शायरा बानो केस 2017 में, और ये सब कहा गया था कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वो उचित विधान बनाने पर विचार करे। यह भी कहा, यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। ये सारे पहलू उठाए गए हैं, ये सारे पहलू उठाए गए हैं। अब इस पर क्या कहेंगे? एक जवाब लेना जरूरी है। अनिला जी प्लीज, एक मिनट। कपीश जी देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात आप कह रहे हैं। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाँ, वो संविधान के मुताबिक कहा था। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 31 में ये क्यों नहीं रखा गया? हाँ, पहले तो ये आर्टिकल 31 में रखा जा रहा था, लेकिन संविधान सभा के अंदर बनाने वाले जो हमारे संविधान को थे, उसमें से तमाम लोगों ने इस पर आपत्तियां इकट्ठा की थी, और ये इसलिए था कि आर्टिकल 30 का जो है ये वायलेशन हो रहा था, धार्मिक आजादी का। और मैं सबसे बड़ी चीज आपको कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहे सो कहे, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा था कि आप इसके लिए प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें, शिक्षित करें कि वो अपने धर्म के अंदर, स्वयं के अंदर जो है वो अपनी पुनर्जागरण करें। और नहीं, अगर ये नहीं किया जाता, इसके अतिरिक्त कोई सरकार जबरदस्ती कानून लेकर इस पर आती है, तो ये सरकार का पागलपन होगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहा हुआ है, कपिल श्रीवास्तव ने नहीं कहा। अच्छा। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बार बार जब जिक्र होता है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, क्योंकि हर परिवार में एक ही तरह का कानून चलता है। सुन लीजिए, इस पर जवाब लूंगा। देखिए, इतना लंबा वक्त नहीं है ना मेरे पास, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। लेकिन पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार आया है, विपक्षी एकता से पीएम बौखला गए हैं। ये कौन कह रहा है? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये पलटवार किया गया है तारिक अनवर की तरफ से। भ्रष्टाचार पर 10 सालों से कार्रवाई क्यों नहीं की? तारिक अनवर सवाल पूछ रहे हैं। पीएम मोदी जुमलेबाजी अच्छे से करते हैं, ये तारिक अनवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल से चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया और उन्होंने विपक्षी एकता से लेकर कॉमन सिविल कोड जैसे तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरा है और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत बताई है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक जी हैं। तारिक साहब, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी जो है विपक्षी दलों के पास है, तो हमें उनके जेल भेजने की गारंटी है। देखिए, ऐसा है कि अभी हाल में चुनाव हुआ था कर्नाटक का, और वहाँ 40% की वो सरकार थी। बिना 40% कमीशन लिए कोई काम वहाँ हो नहीं रहा था, और ये बात है वहाँ की जनता ने एक तरह से उस पर मुहर भी लगा दी, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। प्रधानमंत्री अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वहाँ की सरकार को बचा नहीं सके। तो अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश में भी करप्शन अपने उरूज पर है, आसमान छू रहा है, तो वहाँ भी ये इशू बनने जा रहा है। तो इससे पहले कि विपक्ष इस बात को उठाए, उन्होंने सोचा कि पहले हम ही इस बात की क्यों न शुरुआत करते। अगर देश में इतना भ्रष्टाचार है या था, तो फिर 10 साल वो क्या कर रहे थे? 10 साल क्यों नहीं कार्रवाई की उन लोगों के खिलाफ जो लोग भ्रष्ट थे? दूसरी बात ये कि विपक्ष की एकता से ये बौखला गए। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा। लेकिन विपक्ष इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है, क्योंकि 2019 के चुनाव में मात्र 38% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। एकता तो बहुत पहले भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस का निशाना यहां पर साधा गया। अनिला जी, एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था, जैसे इस्लामिक देशों में शरीयत में सुधार हुआ, ऐसे हमारे यहां भी एक नया कानून बनना चाहिए। लेकिन क्या आप लोगों की बात मुसलमानों तक पहुंच पाएगी? उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, समझा पाएंगे आप? बिल्कुल एक्सेप्ट करना भी चाहिए।
देखिए, मैं ये जानती हूँ एक अच्छी तरीके से कि जो मुसलमान अपने कानून में ऐसे बदलाव लेकर आना चाहते हैं जिससे कि उनकी बढ़ोतरी हो, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, वो सब जो है यूसीसी का स्वागत करेंगे। परंतु जो दकियानूसी जो मुसलमान सोच रखते हैं वो इसका कहीं ना कहीं पे विरोध करेंगे। परंतु अगर ओवरऑल देखा जाए राष्ट्र में एक कानून होना चाहिए तो सब कुछ विरोध हो गया, जैसे ही बात हुई विरोध हो भी गया। कपिल श्रीवास्तव जी तुरंत आ गए बीच में। चलिए ठीक है, अब इतना जब यहाँ पर विरोध होता है तो उसको लंबा नहीं खींच पाता। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।